हेलो एवरीवन। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हो सो दैट जो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो ब्रेक ना हो। Maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breaking down of its insulating property। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से क्या होएगा कि जो डाइइलेक्ट्रिक के कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने से उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, मीन्स उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को प्रोवाइड कर सकते हो सो दैट उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक ना हो, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बोलते हो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे अगर आपके पास एक फॉर्मूला होता है V=Q/C। आप क्या चाहते हो कि कैपेसिटर जो आप ले रहे हो वो मैक्सिमम चार्ज को होल्ड कर सके। अब चार्ज मैक्सिमम करवाने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप V की वैल्यू इंक्रीज़ करवा दो। V इंक्रीज़ करवाओगे तो आपके पास E इंक्रीज़ कर जाएगा। E इंक्रीज़ करने से क्या होएगा, एक तो जो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो ब्रेक कर जाएगी बिकॉज उसके कंस्टिट्यूएंट आयनाइज हो जाएंगे। फर्दर जो सराउंडिंग में एयर है वो भी आयनाइज हो जाएगी। सराउंडिंग एयर आयनाइज होने से क्या होएगा कि जो चार्जेस हैं वो एक्सेलरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो जो आपके पास ये V इंक्रीज़ करवाने वाला मेथड है चार्ज इंक्रीज़ करवाने के लिए, ये गुड ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, Q की वैल्यू होती है CV। तो अगर आपके पास कैपेसिटर ऐसे है जिसकी कैपेसिटेंस लार्ज है, तो लार्ज कैपेसिटेंस है अगर, तो आप स्मॉल पोटेंशियल पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हो टू द कैपेसिटर। सो हमें डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ये पता चल गया कि हम मैक्सिमम कितना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चार्ज इंक्रीज़ करवाने के लिए तो उसकी हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, बट इसकी भी कुछ लिमिट है। तो हम V भी इंक्रीज़ करवाएंगे और कैपेसिटर भी इंक्रीज़ करवाएंगे, बट V उतना इंक्रीज़ करवाएंगे कि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक ना हो, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की विधि नहीं आई जो हम V इंक्रीज़ करवा रहे हैं। एंड फॉर द रीजंस ऑफ सेफ्टी, मैक्सिमम सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में अप्लाई कर रहे हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ, वो ओनली 10% ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, ओनली 10%, ताकि कोई भी रिस्क ना रहे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। विथ कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करने से क्या होएगा, हमने वो इफ़ेक्ट स्टडी करना है। तो हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर पे मान लो यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो बाय इंडक्शन यहाँ पर आपके पास जो सेकंड प्लेट होएगी उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने मान लिया E0 है। फिर हमने यहाँ पर क्या डाल दी, कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। कंडक्टिंग स्लैब में यहाँ पर चार्जेस कैसे आएंगी, पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो अब कंडक्टिंग स्लैब के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V0 कितना होता है, 0। कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस लेट कर लो D है, और जो आपके पास कैपेसिटर की थिकनेस है मान लेते हैं वो है D, राइट। तो यहाँ पर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल कंडक्टर के अंदर E माना हुआ है, बट E की वैल्यू 0 है। ये हम प्रॉपर्टी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है आपके पास A/0 बाई में D, राइट। अब जो V आएगा वो कहाँ पर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो कितना आएगा, V का फॉर्मूला होता है E इंटू में D। तो ये आ जाएगा आपके पास E0 इंटू में D माइनस T प्लस 0 इंटू में T,
बिकॉज़ यहाँ पर तो टी थिकनेस पर तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो ही है, तो यहाँ पर सिर्फ वी की वैल्यू बचेगी ई नॉट इंटू में डी माइनस में टी। ई नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट, और डी माइनस टी एज इट इज़। फिर सिग्मा क्या होता है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन ई एप्साइलन नॉट डी माइनस में टी। कैपेसिटेंस आ जाएगी आपके पास C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन क्यू डी माइनस टी, और साथ में आ जाएगा ए एप्साइलन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, ये बचेगा ए एप्साइलन नॉट ओवर डी माइनस टी। डिनोमिनेटर में से डी कॉमन निकालो ताकि हमारे पास जो ए एप्साइलन नॉट बाई डी है वो सी नोट की इक्वल आ जाए। तो हमने डी कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 1 माइनस टी बाई डी, ये बन जाएगा आपके पास सी नॉट अपॉन रह जाएगा 1 माइनस टी बाई डी। तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई सी नॉट ओवर 1 माइनस टी बाई डी। डिनोमिनेटर 1 से कम है, सो आपके पास जो सी है मीन्स कैपेसिटेंस ऑन इंट्रोड्यूसिंग द कंडक्टिंग स्लैब वो ज़्यादा है सी नॉट से। सी नॉट थी जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। तो आपके ने देखा कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर रही है ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। अगर हमारे पास जो यहाँ पर टी है उसकी वैल्यू आप ले लेते हो डी की इक्वल, तो आपके पास क्या आएगा सी इज़ इक्वल टू सी नॉट ओवर टी, डी के इक्वल है तो 1 माइनस 1 बन जाएगा। तो ये मतलब कैपेसिटेंस जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी। तो अगर आपने कैपेसिटर पूरा का पूरा जो टी थिकनेस है वो टी थिकनेस डी के इक्वल कर दी, तो जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स है वो इनफाइनाइट बन जाएगी। इनफाइनाइट बनने का मतलब वो इनफाइनाइट चार्ज को होल्ड कर पाएगा। तो आप कभी भी उस चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसको स्टॉप नहीं करवा पाओगे। सो ये हम यूज़ नहीं करते, हम प्रैक्टिकली क्या रखते हैं, टी को हमेशा लेस देन रखते हैं डी से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम जो स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक नेचर की है। तो ये हमने एक कैपेसिटर ड्रॉ किया है, यहाँ पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपके पास ई नोट आ जाएगा फ्रॉम अप टू डाउन। और कैपेसिटर की थिकनेस मानी हुई है हमने डी, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसकी थिकनेस है टी। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू होती है ई नॉट माइनस ई पी, ये होता है पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नॉट क्या है आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है इन द डाइलेक्ट्रिक। नाउ जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी स्लैब वो होती है सी नॉट इज़ इक्वल टू ए एप्साइलन नॉट बाई में डी। ई नोट बाई में ई होता है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी या बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से ई की वैल्यू मींस रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये ई प्रेजेंट है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या ई नोट बाई में के। नाउ वी का फॉर्मूला होता है ई इंटू में डी। तो फॉर द रीज़न डी माइनस टी मीन्स ये वाला रीज़न है जो अदर देन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उस रीज़न में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट, तो वी की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट डी माइनस टी फॉर द रीज़न डी माइनस टी, एंड फॉर द रीज़न टी इसकी वैल्यू आ जाएगी ई इंटू में टी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ई, तो ये आ जाएगा ई नॉट बाई में के इंटू टी, तो वी की वैल्यू बन जाएगी ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। वी की वैल्यू क्या आ रही है, ई नॉट कॉमन निकालो, डी माइनस टी प्लस टी बाई में के। ई नॉट की वैल्यू होती है आपके पास सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट, तो ई नॉट आ जाएगा क्यू बाई में ए एप्साइलन नॉट। वी की वैल्यू आ जाएगी क्यू ओवर ए एप्साइलन नॉट, यहाँ पर पुट कर दो, साथ में डी माइनस टी प्लस टी बाई में के। नाउ सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा क्यू बाई में वी, तो क्यू बाई में वी की वैल्यू पुट करोगे क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ए एप्साइलन नॉट जो डिनोमिनेटर में था
वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी की वैल्यू बचेगी आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस में टी। टी इन दो टर्म में से कॉमन निकाल लो माइनस टी, तो माइनस टी कॉमन निकालने पे यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -1/k। तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी 1 - 1/k। नाउ जो आपके पास डी था वो था थिकनेस ऑफ द कैपेसिटर और टी था थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब यहाँ पर देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई में डी होता है, अगर ए एप्सिलॉन नॉट बाई में डी होता है आपके पास सी नॉट। अब यहाँ पर डी नहीं है, डी माइनस टी और ये टर्म है पूरी, तो मतलब आपके पास कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर लेस हो रहा है, सो सी विल बी ग्रेटर देन सी नॉट, राइट। तो कैपेसिटेंस आप देख रहे हो कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हो चाहे कंडक्टिंग डाल रहे हो, दोनों केसेस में कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज कर रही है। सो स्लैब डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है, तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप ज़्यादा चार्ज उसमें स्टोर करवा सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। शार्प पॉइंट का मतलब होता है पॉइंटेड एट, जैसे यहाँ पर हमने ये शार्प पॉइंट बनाया है, मीन्स जहाँ पर रेडियस स्मॉल हो पॉइंट बने वो होता है आपके पास शार्प पॉइंट। नाउ सिग्मा की वैल्यू होती है Q/4πr²। आर अगर आपके पास स्मॉल है, जैसे शार्प पॉइंट के लिए आर क्या है स्मॉल, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा। ई होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ज़्यादा तो मीन्स ई ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा ज़्यादा होएगा। ना यहाँ पे एक और फिगर लिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास आर ज़्यादा है तो यहाँ पर इस साइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लो मिलेगी, यहाँ पर रेडियस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा मिलने से क्या होएगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, सराउंडिंग एयर को पोलराइज कर देगा, सराउंडिंग एयर को पोलराइज कर देगा। अब यहाँ पर जो सराउंडिंग में एयर है जो इससे कॉन्टैक्ट में आएगी वो सिमिलर चार्ज एक्वायर कर लेगी। इंडक्शन में हमेशा अपोजिट चार्ज ट्रांसफ़र होता है, बट यहाँ पर कंडक्शन है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, दैट्स वाई जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज एयर पार्टिकल्स होंगे। So this process of spraying the charge is called corona discharge। चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है एंड स्प्रेड हो रहा है, लीक आउट हो रहा है इन द एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। नाउ नेक्स्ट है आपके पास लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर होता है आपके पास एक थिक कॉपर वायर और साथ में एक कंडक्टर जिसमें पॉइंटेड एंड्स बने हो। लाइटिंग कंडक्टर का आप यूज़ करते हो टू सेव बिल्डिंग्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द लाइटिंग फ्लैशेस। जैसे क्लाउड्स हैं हमारे पास रेनी सीज़न में, तो यहाँ से आपने सुना होगा कि लाइटिंग होती है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो क्लाउड्स के ऊपर आपके पास चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, पॉइंटेड एंड्स पे आप दोगे पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द कोरोना डिस्चार्ज स्प्रेड आउट हो जाएगा इन द सराउंडिंग एयर। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, और जो आपके पास लाइटिंग फ्लैश होएगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सो आपकी बिल्डिंग जो ये है वो सेव हो जाएगी, राइट। अगर थोड़ा बहुत चार्ज रह भी जाता है तो वो पास हो जाएगा थ्रू द कंडक्टिंग कॉपर स्ट्रिप एंड जो बिल्डिंग है इस केस में भी सेव रहेगी फ्रॉम द डैमेज, राइट। डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दो टाइप से करते हैं, इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल। सीरीज़ में आपके पास फॉर्मूला आया था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। एंड पैरेलल में आपके पास आया था CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, राइट। अब आपको जो भी न्यूमेरिकल दे रखा हो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, तो वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको एक सर्किट गिवन है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर ले रखा है 8 माइक्रोफैराड का, एक यहाँ पर ले रखा है 4 माइक्रोफैराड का और एक यहाँ पर है 4 माइक्रोफैराड का। ये ए दे रखे है, ये बी, ये सी, इस टाइप का सर्किट गिवन है।
आपको बोला हुआ है फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स। आपको चार्ज निकालना है ऑन ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज गिवन है एंड कैपेसिटेंस गिवन है। तो चार्ज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना पड़ेगा इसकी जो कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट। फिर आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज और हर एक की कैपेसिटी का यूज़ करके आप फिर इंडिविजुअल चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो पैरेलल में आपको हमेशा याद रखना है कि करंट डिवाइड होता है, चार्ज डिवाइड होता है। तो अगर यहाँ से करंट आ रहा है तो वो हाफ यहाँ पर और हाफ यहाँ पर ही जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होंगे, हैंस चार्ज डिवाइड होएगा एंड करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो यहाँ से करंट आ रहा है वो 2 में डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर आकर वो सीधी वायर यहीं पे जा रही है, कोई और वायर तो नहीं है। तो मीन्स ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं इनमें जो करंट है वो डिवाइड होकर आ रहा है, मीन्स ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में आपके पास फॉर्मूला था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। देयरफॉर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर बी एंड सी आएगी वो आ जाएगी आपके पास 4 माइक्रोफेराड प्लस 4 माइक्रोफेराड, दिस इज़ 8 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों जब रिजोल्व हो जाएंगे तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 8 माइक्रोफेराड का आपके पास कैपेसिटर है। बी और सी से आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 8 माइक्रोफेराड की। तो ये जो सर्किट है वो इसमें रिजोल्व हो रहा है। अब यहाँ से जो करंट जा रहा है बैटरी से वो यहाँ से जा रहा है, डिवाइड तो नहीं हो रहा, दोनों कैपेसिटर्स में सेम करंट जा रहा है, मीन्स ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज़ में हैं और इसकी आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/CS इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, 2/8 मीन्स CS की वैल्यू आ गया आपके पास 4 माइक्रोफेराड। नाउ टोटल चार्ज क्या आएगा, चार्ज Q इज इक्वल टू था CV टोटल चार्ज निकाल रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस यूज़ कर लो CS इंटू V। तो ये आ रहा है 4 इंटू 12 48 माइक्रोफेराड, राइट। अब आपको पूछा हुआ था चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, मींस ABC पे इंडिविजुअली निकालना है। तो आपको पता है कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तो टोटल चार्ज जो आपके पास आया है 48 माइक्रोफेराड, ये 3 कैपेसिटर्स में डिवाइड हो रहा है इन A, B एंड C। अब जो ये टोटल चार्ज है डिवाइड कैसे हो रहा है, आपके पास कैपेसिटर्स जो थे वो थे 8 माइक्रोफेराड का, ये 4 के थे। तो मीन्स यहाँ पर तो दोनों पर चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। एंड A पर चार्ज कितना आएगा, A था जो वो आपका सीरीज़ में था, मीन्स जो इन दोनों पर चार्ज है वही A पर चार्ज है। तो आपके पास चार्ज ऑन A यही आ जाएगा ड्यू टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन 48 माइक्रोफेराड। एंड B और C पर जो आएगा चार्ज वो दोनों इक्वल होंगे एंड इक्वल टू A होएगा बिकॉज ये दोनों सीरीज़ में थे। तो ये आ जाएगा आपके पास 48/2। B और C दोनों मिलाकर A के इक्वल थे और इन दोनों का इक्वल है तो B प्लस B इज़ इक्वल टू A। तो B का आ जाएगा A/2 और यही C के इक्वल आएगा। तो QB इज़ इक्वल टू QC आ जाएगा 48/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 24 माइक्रो कूलम। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपको ये सर्किट गिवन है और आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो यहाँ पर ये PQ पॉइंट दे रखे हैं और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर ये जो 2 जॉइंट्स बन रहे हैं मैं इनको नाम दे रही हूँ A एंड B।
तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा कि करंट कैसे डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर देखो जो P और B है इसको हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है। तो मीन्स यहाँ पर चाहे P और B के बीच में हम सेम पॉइंट लेके चल सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का कनेक्शन हो रहा है। जितना चार्ज यहाँ पर होएगा वो यहाँ पर भी आ जाएगा। रेजिस्टेंस है नहीं, कंडक्टिंग वायर है। P और B तो सेम ले सकते हो। एज सिमिलरली A और Q को भी आप सेम ले सकते हो, बिकॉज इसको भी हमने कनेक्ट किया हुआ है बाय द कंडक्टिंग वायर। नाउ यहाँ पर देखो P और A के बीच में कैपेसिटर है C1। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हो उसमें ये P है, ये A है। इसके बीच में आपने लगाना है कैपेसिटर C1। तो ये मैंने कैपेसिटर C1 लगा दिया। फिर A और B के बीच में कैपेसिटर C2 लगाना है। ये A है, ये B है, कैपेसिटर C2 लगाना है। ये कैपेसिटर C2 लगा दिया। फिर B और Q के बीच में C3 है, ये B है, ये Q। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया C3। तो आपके पास 3 कैपेसिटर्स आ गए इस टाइप से। अब यहाँ से आपको पता है कि करंट डिवाइड हो रहा है, और तो ये तीनों कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में हो जाएंगे। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू द C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़, यहाँ पर आपको 4 कैपेसिटर्स गिवन है, C1, C2, C3 एंड C4। इनको कनेक्ट किया हुआ है टू अ 500 वोल्ट सप्लाई। आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। C1, C2, C3, C4 हर एक की कैपेसिटेंस गिवन है 10 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो यहाँ से ये तीनों कैपेसिटर्स जो हैं, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, सिंगल वायर है। सो C1, C2, C3 विल बी इन सीरीज़। तो यहाँ से आपके पास 1/CS का फॉर्मूला 1/CS आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से 1/CS इज़ इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 3/10। तो CS की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/3 माइक्रोफैराड। अब जब इन तीनों से आप एक बनाओगे तो वो इस C4 के पैरेलल में होएगा, बिकॉज इस जॉइंट से करंट 2 में डिवाइड हो रहा है। एंड सिमिलरली जो उसका सेकेंड एंड आएगा वहाँ से भी करंट 2 में आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपके पास इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनेगा वो C4 के साथ क्या है, पैरेलल में। तो यहाँ पर CP का आ जाएगा CS प्लस में C4। तो ये आएगा 10/3 प्लस 10। तो ये आ रहा है आपके पास 13.3 माइक्रोफैराड। ठीक है। फिर आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो C1, C2, C3 थे वो तो क्या थे, सीरीज़ में, और यहाँ से आपने उसको सप्लाई दे रखी थी। तो ये दोनों तो सप्लाई सेम ही बात है, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो ये 500 वोल्टेज जो जा रही है वो तीनों में जा रही है। तो यहाँ से आपके पास चार्ज तीनों में सेम आ रहा है। सो चार्ज ऑन C1, C2 और C3 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम, ड्यू टू द सीरीज कम्बिनेशन। लेट कर लेते हैं ये Q की इक्वल है, और C4 पे मान लो डिफरेंट चार्ज, बिकॉज ये पैरेलल में है। लेट कर लेते हैं ये Q डैश है। तो आपके पास जो 500 वोल्ट है वो इसके अक्रॉस भी मिलेगी, और इन तीनों का जो कम्बिनेशन आएगा उसके अक्रॉस मिलेगी। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, C1, C2, C3 ये तीनों लगा दो, यहाँ C4 लगा दो, और यहाँ पर 500 वोल्ट लगा दो। तो यहाँ पर मतलब 500 वोल्ट, यहाँ पर भी 500 मिलेगी, ड्यू टू पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, और इन तीनों के अक्रॉस भी 500 वोल्ट मिलेगी। तीनों पे अलग अलग डिवाइड ज़रूर होएगी, बट तीनों की कम्बिनेशन देखें तो आपके पास 500 वोल्ट आ रही है। तो तीनों की कम्बिनेशन के लिए आपके पास Q इज़ इक्वल टू होता है CV। सो V विल बी इक्वल टू Q/C। तो तीनों की कम्बिनेशन के लिए लिखो तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 500। Q कॉमन आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपके पास 500 आ रहा है।
और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आपके पास था 1/CS, और ये आपने पहले ही कैलकुलेट किया था 1/CS कितना आया था। CS की वैल्यू थी आपके पास 10/3, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू CS मीन्स 500 इंटू 10/3। सोल्व करके ये आ रहा है आपके पास 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। फिर हमने निकालना है चार्ज ऑन C4, तो इसके लिए यूज़ करोगे आप Q/C4 इज़ इक्वल टू वोल्टेज सेम है दैट इज़ 500, तो यहाँ से Q डैश की वैल्यू आ जाएगी C4 इंटू 500, तो 10 इंटू 500, तो ये आ जाएगा माइक्रो कूलम में था, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ माइक्रो में आप 10⁻6 पुट करोगे और 3 पहले है तो -3 बचेगा, तो ये आ रहा है आपके पास 5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये आपने चार्ज निकाल लिया ईच कैपेसिटर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स गिवन है, जहाँ पर जो कैपेसिटर के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ना वो डिनोट कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन माइक्रोफेराड। जैसे यहाँ पर 1 लिखे मींस इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफेराड। यहाँ 6 लिखे है मींस इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड एंड सो ऑन। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C if the equivalent capacitance between A and B is 2 माइक्रोफेराड। A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस है रिजल्टेंट वो 2 माइक्रोफेराड गिवन है और आपको C की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखो ये 2 और 2 पैरेलल में है और ये जो 6 और 12 है ये सीरीज़ में है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 2 पैरेलल में है, पैरेलल में आपके पास जो फॉर्मूला आता है CP के केस में, कैपेसिटेंस के केस में वो आता है C1 प्लस C2, तो मीन्स ये इन दोनों की जो रिजल्टेंट बनेगी वो बनेगी 4, तो यहाँ पर मैंने 4 लगा दिया। फिर फर्दर जो ये 6 और 12 हैं ये सीरीज़ में हैं, तो 1/CS का फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस में 1/C2, तो 6 और 12 के केस में आपके पास CS की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 72/18 मीन्स 4। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह भी यहाँ पर क्या ले लिया, 4 ले लिया। नाउ आपके पास जो सर्किट बन गया वो ये बन गया। इसमें भी अब देखो आपके पास 8 और 4 क्या है, सीरीज़ में है, और जो 4 और 4 हैं ये किस में है, पैरेलल में है। तो इस 8 और 4 का रिजल्टेंट आएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/8 प्लस में 1/4, तो यहाँ से CS की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 12, कैंसिल कर दो, ये हो रहा है आपके पास 4 पे कैंसिल, 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह आप लिख सकते हो 8/3, और 4 और 4 का आपके पास क्या आ जाएगा, पैरेलल है तो सीरीज डायरेक्टली ऐड होंगी C1 प्लस C2, तो इन दोनों की जगह आ जाएगा आपके पास 8, तो मीन्स अब आपके पास जो नेटवर्क बनेगा वो इस टाइप का बन जाएगा। ये C था, ये A पॉइंट, यहाँ पर आ गया आपके पास 8/3, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आ गया आपके पास 8, और ये B पॉइंट। नाउ 1 और 8 किस में है, सीरीज़ में है, तो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/1 प्लस में 1/8, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 1 अपॉन 8 प्लस 1 CS की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 8/9, तो यहाँ पर आ गया आपके पास C, और ये आ रहा है आपके पास 8/9, और यहाँ पर है 8/3, और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। 1 और 8 का 8/9 और यहाँ पर 8/3 और ये C है। अब यहाँ पर देखो जो आपके पास 8/3 और 8/9 है ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 8/3 प्लस 8/9, 9 क्या आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 8 3 ज़ा क्या होएगा 24 प्लस में 8 32/9। इन दोनों की जगह हम फिर से एक कैपेसिटर बना रहे हैं, तो आपके पास रिजल्टेंट में बन जाएगा
सी और 32/9, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। तो इन दोनों का, ये दोनों सीरीज़ में है और इन दोनों का रिजल्टेंट आपको दे रखे है 2। सो आपके पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/c प्लस में 9/32। तो 1/c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस में 9/32, इस उधर शिफ्ट करवा दो। फिर 32 एलसीएम, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 मीन 7/32। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 32/7 माइक्रो फेराड। आपको c निकालना था जो निकाल लिया। नाउ इसके कुछ और अनसॉल्व्ड और सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं जो आप ट्राई, हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं ऑन कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको दे रखे है अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर। थिकनेस गिवन है आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब की 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻² मीटर, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है इसका 5, is placed between the plates of a parallel plate capacitor of plate area 0.01 मीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻⁻² मीटर। आपको निकालना है कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आप पहले तो कैपेसिटेंस में चेंज निकालना है, देन सेकंड पार्ट दे रखे है व्हाट वुड बी द चेंज इफ़ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग। तो दोनों केसेस निकालने हैं, कंडक्टिंग एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक। सो पहले आप निकाल लो सी नॉट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी स्लैब। सी नोट आ जाएगा आपके पास ए एप्सिलॉन नोट बाई में डी। ए की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻², एप्सिलॉन नोट होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻²। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.425 इंटू 10⁻⁻12 कैपेसिटेंसी यूनिट फेराड। फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में आपके पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी 1 - 1/k। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। ए की जगह आ जाएगा 10⁻⁻², एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.854 इंटू 10⁻⁻12, डी की जगह आ जाएगा 2 × 10⁻⁻², और टी की जगह है आपके पास 10⁻⁻² और के की है 5। तो ये सॉल्व करके आ रहा है आपके पास 7.375 इंटू 10⁻⁻12 फेराड। फिर कंडक्टिंग स्लैब के केस में आपके पास फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस में टी। तो यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ पुट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.54 इंटू 10⁻⁻12 फेराड। फिर आपसे क्वेश्चन में चेंज पूछा हुआ था, तो चेंज के लिए आपने क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक वाले के केस में भी आपको C माइनस में C नॉट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा चेंज व्हेन यू इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड जब आप निकालोगे C प्राइम माइनस में C नॉट तो आपके पास आ जाएगा चेंज इन कैपेसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। सो आपको चेंज के लिए क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट चेंज आएगा आपका इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो आएगा C माइनस में C नॉट, एंड जब कंडक्टिंग का निकालोगे तब आएगा आपके पास C प्राइम माइनस में C नॉट, राइट।